नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को मथुरा पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं और ये भी बताएं कि कल शाम तकरीबन 7:15 पर सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां पर पहले योगी प्रदेश कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल हुए और इसके अलावा सीएम ने वृंदावन रामकृष्ण सेवा आश्रम कैथ लैब का भी उद्घाटन किया है। वहीं आज सीएम योगी ने सुबह श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद सीएम ने तहसील महावन स्थित रसखान समाधि स्थल का भ्रमण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद के 5वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता भी की है और वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के कैथ लैब का सीएम ने उद्घाटन किया। और वहीं इसके साथ ही सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। मैं आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम मौर्य ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान अमृत सरोवरों के कार्यों में अच्छी टीमें लगाने और लगातार निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश में 58,000 अमृत सरोवरों का निर्माण होना था, जिसका टारगेट बढ़ाकर अब लगभग 1,20,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी इनका चिन्हांकन तत्परता के साथ करें। चिन्हांकन के बाद उनके प्राक्कलन भी पूरी गति से बनाई जाएगी और इनका निर्माण भी निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित कराया जाएगा। तो इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि बड़ी खबर की ओर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जून को गरीब कल्याण जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि इसमें गोरखपुर जिला और महानगर इकाई के लाभार्थी हिस्सा लेंगे। सेक्टर में बने बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण 10 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री करेंगे। गोरखपुर से ही उत्तर प्रदेश के 7 और जिला कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लोकार्पण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और क्षेत्रीय कार्यालय के पास ही गरीब जन कल्याण जनसभा होगी, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी लाभार्थियों को बताया जाएगा और इसमें हिस्सा लेंगे लाभार्थी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। जी नितिन, जिस तरीके से जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 जून को गोरखपुर जाएंगे और सबसे अहम बात कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार गोरखपुर दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा 10 जून को गोरखपुर पर रहेंगे। वहां नवनिर्मित पार्टी जिला मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 8 और जिला मुख्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसको वर्चुअल किया जाएगा। जेपी नड्डा इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव भी है, कहीं ना कहीं उसकी तैयारियों को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सबसे बात करेंगे। पार्टी अध्यक्ष के इस दौरे को इस रूप में भी महत्वपूर्ण देखा जा
सकता है, क्योंकि इस मौके पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समेत यूपी के भाजपा तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं इसमें। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 9 कार्यालय का उद्घाटन जेपी नड्डा 10 जून को गोरखपुर में जाएंगे और वहां करेंगे। और चुनाव के बाद जेपी नड्डा के पूर्वांचल का पहला दौरा है। बीजेपी देश भर में जिला स्तर अपने नए कार्यालय बना रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी यूपी में 9 नए कार्यालय खोलने जा रही है। और यूपी की बात की जाए तो गोरखपुर, बागपत, अलीगढ़, रायबरेली और जौनपुर समेत कुल 9 कार्यालयों का उद्घाटन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे और गोरखपुर कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। उसके साथ ही बाकी 8 जगह भी कार्यक्रम में वर्चुअल होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बीच यूपी के लोकसभा चुनाव की नजदीक है और आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों के बीच में 2019 में हारी थी। इस बार बीजेपी दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करने की भरपूर कोशिश करेगी और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव को लेकर काफी जोर दे सकते हैं, क्योंकि 23 जून को मतदान होना है और 26 जून को परिणाम आना है। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही है। बीजेपी के आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ और रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया। तो गौरतलब है कि यूपी में सरकार बनने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी खोज की जा रही है। उपचुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी अहम ये दौरा जेपी नड्डा का है, जिसमें साफ तौर पर गरीब जन कल्याण जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं, जिसमें कई लाभार्थी हालांकि इसमें हिस्सा लेंगे। तो क्या कहा जाए, क्या कुछ खास गोरखपुर वासियों ने कोई सौगात भी देने वाले इस दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गोरखपुर की जनता को कहीं ना कहीं जो चीजें मिलनी चाहिए उनको सौगात देने के लिए वह उपस्थित होंगे। और कार्यालय जो खोले जा रहे हैं उसका मेन कारण ही यही है कि वहां पर लोग अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उनका उजागर हो पाएगा और उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो जेपी नड्डा का ये दौरा रहेगा, गोरखपुर के अलावा बागपत में भी जा सकते हैं वो, और बागपत के अलावा और अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर के लिए भी बात कही जा रही है कि वो जाएंगे वहां पर। तो ये सबसे अहम बात है कि वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेंगे और उन जिलों में जाएंगे जहां पर जरूरत है जनता को, जनता से मिलेंगे। और सबसे अहम बात की विधानसभा चुनाव की जो मजबूत जीत हुई थी उसकी बधाई देंगे और उनके लिए जो करना होगा, जो वादे किए थे उनको देखेंगे। सबसे अहम बात की प्रदेश अध्यक्ष की बात करी जा रही है, क्योंकि यूपी को अभी तक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नहीं दे पाई है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो ये सबसे अहम बात कही जा रही थी। वाकई सबसे ज्यादा अहम बात ये। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो जेपी नड्डा गोरखपुर के दौरे पर जाने वाले, जहां पर कई कार्यक्रम हालांकि आयोजित किए गए, साथ ही साथ गरीब कल्याण सभा को भी आयोजन करेंगे, साथ ही साथ गोरखपुर वासियों को कई सौगात भी इस दौरान जेपी नड्डा देने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के हजरतगंज में वीरांगना के भूतल पैथोलॉजी का लोकार्पण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकार्पण करने के बाद अस्पताल का भ्रमण भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सालय में व्हील चेयर, स्ट्रेचर की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ मरीज और उनके तीमारदारों के बैठने की समुचित व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। वहीं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि प्राइवेट चिकित्सालय की तुलना में सरकारी चिकित्सालयों में सीमित संसाधन होने के बावजूद भी समुचित और अच्छा उपचार दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा होती है। सरकार का प्रयास है कि हर मरीज को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम एमएलसी चुनाव के लिए तय किया है, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि 6 जुलाई को यूपी विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इनमें बीजेपी के 3, सपा के 6, बसपा के 3 और कांग्रेस के 1 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर 20 जून को चुनाव होने वाले हैं। और इसी को लेकर सपा समेत सभी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर पर्चा दाखिल। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के लिए 23 जून को आपको बताएं कि उपचुनाव होगा। 6 जून थी लोकसभा सीट के उपचुनाव नामांकन की अंतिम तिथि। इसके अलावा रामपुर से 9 और आजमगढ़ से 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। आजमगढ़ से बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश कुमार निरहुआ मैदान में हैं। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसके अलावा रामपुर से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी और सपा के आसिम रजा मैदान में हैं। रामपुर से कांग्रेस और अगर बीएसपी ने आपको बताएं कि प्रत्याशी अपना नहीं उतारा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के इस्तीफा देने के बाद आपको बताएं कि उपचुनाव होना है, जिसके लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं लोकसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को 8 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी और समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आसिम रजा ने पर्चा भरा। इसके अलावा 6 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद आसिम रजा ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताएं कि बयान दिया है, ये कहते हुए कि जो चुनाव हो रहा है जाहिर तौर पर जीत उनकी ही होने वाली, लेकिन फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो उपचुनाव इन सीटों पर हो रहा है आखिर किसकी जीत इसमें होती है। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर को लेकर आपको बताएं कि उपचुनाव का जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भर लिया है। किया गया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुजस्सिम जुड़ गए हैं रामपुर से। जी मुजस्सिम, जिस तरीके से 2 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब किस तरह की सरगर्मियां दिखाई पड़ रही हैं? जी, जिस तरीके से रामपुर के अंदर लोकसभा चुनाव का अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो एक खेमा आजम खान का है, तो दूसरा खेमा जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला वो नकवी जी का है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी अपने रामपुर को अपनी कर्म भूमि मानते हैं। वहीं आजम खान की ये जन्मभूमि है। इसी को लेकर दोनों पार्टी अलग अलग खेमे में बढ़ चुकी हैं और दोनों प्रत्याशी अलग अलग खेमे का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 4 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह के आए थे और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब इतनी बड़ी लोकसभा सीट जो कि आजम खान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई तो उसको हासिल किया है। तो जाहिर बात है यह चुनाव दिलचस्प है। वो कहीं ना कहीं दोनों ही जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा और घनश्याम सिंह लोधी एक ही मंच पे कई पिछले दिनों देखे जाते थे और कहीं ना कहीं बहुत उन दोनों की गहरी रिश्ता है, गहरी दोस्ती है और अब यही दोनों एक प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, वाकई बेहद ज्यादा दिलचस्प ये गेम है, क्योंकि जिस तरीके से घनश्याम सिंह लोधी अब तक समाजवादी पार्टी में हालांकि थे, इसके पहले अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल, जिसके बाद बीजेपी ने इन्हें यहाँ से टिकट दिया है और जो उनकी टक्कर है अपने पुराने साथी आसिम रजा से, तो क्या कहा जाए किस तरह की सियासी गलियारों में हलचल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आमने सामने जो है वो अपने पुराने साथी हैं। जी, जिस तरीके से जो रामपुर के अंदर एक मीडिया में सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रहे हैं, दोनों को एक साथ बैठा देखा जा सकता है और दोनों को एक साथ खड़ा दिखाई दे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि ये दोनों ही आजम खान से बेहद रिश्ते करीबी हैं, लेकिन ये बात अलग है कि दोनों की पार्टियों की नीतियां अलग हैं और उनकी सोच अलग है, थॉट अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आजम खान से क्लोज रिश्ते रहे हैं और आज भी उनके कहीं ना कहीं आजम खान से रिश्ते हैं।
जब मीडिया ने इस सिलसिले में उनसे जब सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं वो जो है बड़ा मुस्कुरा कर घनश्याम सिंह लोधी भी टालते नजर आए और इन सवालों का जवाब जो है सही से आसिम राजा भी नहीं दे पाए। जब उनसे पूछा गया कि आपके पुराने साथी हैं और वो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आसिम राजा से पूछा गया तो आसिम राजा बड़ा मुस्कुरा गए और उन्होंने कहा कि ये बात अलग है कि विचारधाराओं की वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सीट से जो दोनों पुराने साथी मैदान में हैं आमने सामने, क्या कुछ नतीजा इसका निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुझे से आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर आपको बताएं कि तभी तमाम प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन जो दाखिल कर दिया है और अब 23 जून को उपचुनाव होगा, जिसके बाद साफ तौर पर यह पता चलेगा कि क्या कुछ इस पूरी सीट से निकल के सामने आता है। लोकसभा की सीट ये खाली हो चुकी है जिसको लेकर अब ये आगे चुनाव होना है। दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि टक्कर सपा से नहीं बसपा से होगी। सुनिए। और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले लिया कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाई और आजमगढ़ में भी कमल खिलावल जाए। किस आधार पर कह रहे हैं कि बसपा से टक्कर है, सपा से नहीं है? अगर सामाजिक का आप यहाँ क्या जो समीकरण है वो देखें तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो गुड्डू जमाली जी हैं, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सामाजिक समीकरण की सर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर MY फैक्टर काफी हावी है और वो 2022 विधानसभा में सपा को वोट गया था, तो किस आधार पर आप बोल रहे हैं सर? इस बार जो है उसका जी इस बार बहुत एक बड़ी बात हुई है जी कि सभी जो यादव और मुसलमान भी जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की वजह से काफी लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका लाभ जो है वो हुई। और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले लिया कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के। रामपुर में 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में शहर विधायक आजम खान कोर्ट में पहुंचे, लेकिन इस मामले में आरोपी उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें कि पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में कल ही सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अफसर के अवकाश होने पर इस वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि इस मामले में पेश होने के लिए सपा के शहर विधायक आजम खान कोर्ट में पहुंचे थे। इसके अलावा आयकर अधिकारी विजय कुमार भी कोर्ट पहुंचे थे। बीजेपी नेता के निजी अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अफसर के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। बताया गया है कि पासपोर्ट मामले में अब 13 जून को इसकी सुनवाई होगी, जबकि पैन कार्ड मामले में 14 जून को कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं और यही कारण है कि यहां पर होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में उनका खासा दखल रहता है। आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर में लोकसभा सदस्य पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी की ओर से घनश्याम सिंह लोधी के नाम पर प्रत्याशी के रूप में मोहर लगा दी गई है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शिरकत की है और पार्टी के घोषित प्रत्याशी को चुनाव जिताने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आइए इस दौरान मुख्तार अब्बास ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री लोधी साहब घनश्याम लोधी जी आज नामांकन कर रहे हैं और रामपुर में हर कार्यकर्ता, रामपुर के समाज के सभी वर्ग नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प को अपने पर मोहर लगाएंगे और मैं उनके नामांकन में आज आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से लोग जो है वो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। अच्छा, आपका जो राज्यसभा का टाइम पूरा हो रहा है तो उसको कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या जिम्मेदारी? सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। थैंक यू। घनश्याम जी को नामांकन करने जाना है। हम सबको मिल करके पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ, बिना रुके हुए, बिना थके हुए
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री घनश्याम लोधी जी को प्रचंड बहुमत के साथ रामपुर लोकसभा सीट से विजयी बनाना है। हमारे कार्यकर्ताओं की यहाँ पर ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का यहाँ संकल्प सभी लोगों को मालूम है और हमारे पार्टी की तमाम लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इस समय उनको घनश्याम जी को नामांकन के लिए जाना है, इसलिए सब लोग मिल करके एकजुट होकर के इस गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, एक एक वोट हमें दिलवाना है। फिर मैं आऊँगा और आकर के हम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ बैठेंगे और घनश्याम जी को जिताने के लिए पूरी तरह से मैं एक बार फिर से अग्रिम तरीके से आज घनश्याम जी को बहुत बेहतरीन जीत के लिए बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि घनश्याम जी भी सभी क्षेत्रों में, सभी कार्यकर्ताओं, सभी लोगों के बीच में, समाज के सभी वर्गों के बीच जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी आपको बता दें कि लखनऊ आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले यूपी प्रभारी संजय सिंह प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 2 बजे आपको बताएं कि पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की जाएगी। तिरंगा शाखाओं की लॉन्चिंग के संदर्भ में यह खास प्रेस वार्ता रखी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें दोपहर 2 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तिरंगा शाखाओं के लॉन्चिंग के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। यूपी प्रभारी संजय सिंह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता होगी, जिसमें तिरंगा शाखाओं की लॉन्चिंग के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मलियाओं थाने में आरएसएस कार्यालय के कर्मचारी को तहरीर पर आपको बताएं कि ये एफआईआर दर्ज की गई है। व्हाट्सएप के जरिए कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। लखनऊ, कर्नाटक और उन्नाव के आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है, जहां व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसमें धमकी भेजने वाले नंबर को साइबर सेल खंगालने में लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस के कई कार्यालयों को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद आपको बताएं कि साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।